नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और अगले 24 मिनटों में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश का दिन भर का पूरा हाल। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। सबसे पहले एक बड़ी खबर, अहम खबर बैतूल से, जहां बीते एक सप्ताह में 2 आदिवासी युवाओं के साथ मारपीट की घटना से आक्रोशित सर्व आदिवासी समाज आज सड़कों पर उतर आया। बैतूल बंद का आह्वान किया, एक रैली निकाली। रैली में शामिल होने के लिए जिले के 10 ब्लॉक के साथ साथ आसपास के जिलों से सैकड़ों की तादाद में आदिवासी मुख्यालय पहुंचे। पीड़ित युवकों में से एक युवक को 1 करोड़ और दूसरे को 50 लाख रुपए के मुआवजा देने की मांग की गई। घटना के बाद से जो आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग है। युवाओं को बेरहमी से पीटने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस बात की मांग है। कुछ ही दिन पहले की घटना है, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बदमाश एक युवक को निर्वस्त्र कर उल्टा लटकाकर पीटते नजर आए थे। मामले में एसपी पर एक्शन हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस बात से अनजान बने रहे। बाद में इस पर संज्ञान लिया, लेकिन अब सर्व आदिवासी समाज इसी बात पर आक्रोशित है। जिले के 10 ब्लॉक के साथ आसपास के जिलों से भी सैकड़ों आदिवासियों ने मुआवजे की मांग की है। घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोषियों पर सख्त और कड़े एक्शन की मांग की। नग्न कर लटका कर मारे हैं। कहीं ना कहीं ये जो यहाँ के अपराधी है लोग, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिनको लेकर आज हमने बैतूल बंद का आह्वान किया है। जिसमें 6-7 आरोपी और बाकी लोग हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं और उनके सबके घर में बुलडोजर चलना चाहिए और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जो आशीष भाई है उनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। इस आदिवासी समाज द्वारा विगत दिनों हुई एक घटना को के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली के लिए हम लोगों ने प्रशासनिक तौर पर पुलिस और प्रशासन पर्याप्त मात्रा में यहाँ तैनात कर दिए हैं और इन लोग शांतिपूर्वक अपना वो करें, इसके लिए पर्याप्त हम प्रयास कर रहे हैं। तो IBC 24 ने भी उस गांव में जाकर पड़ताल की थी। पता चला था कि गौ हत्या का विरोध करने वालों के खिलाफ इस तरह आदिवासियों पर प्रताड़ित करने वाला एक्शन हुआ था, जिसके खिलाफ आज सारे आदिवासी सड़कों पर उतरे। बड़ी पॉलिटिकल खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दायर याचिका को आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खारिज कर दिया। सिंधिया के खिलाफ पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने साल 2020 में एक चुनाव याचिका लगाई थी। राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। चुनावी दौर में चंदे को लेकर एक तरफ बहस जारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक खातों को आज सुबह फ्रीज कर दिए गए और उसके बाद उसे ओपन भी किया। लेकिन इस मामले में पार्टी की याचिका पर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की निगरानी में रहेंगे। कांग्रेस अपने बैंक खातों से ट्रांजैक्शन कर पाएगी। बुधवार 21 फरवरी को सुनवाई होगी। समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न होने का हवाला देते हुए आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए थे और पार्टी पर तगड़ी पेनाल्टी भी लगाई। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। आज हुई सुनवाई में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने पैरवी की। कहा कि देश में जल्दी ही लोकसभा चुनाव हैं, अगर इस तरह कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करेंगे तो लोकतंत्र के महापर्व में पार्टी हिस्सा नहीं ले पाएगी। ITAT ने सुनवाई के बाद में कहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते फिलहाल आयकर विभाग की निगरानी में हैं। ट्रांजैक्शन इनमें से हो सकता है ताकि कोई काम ना रुके। And allow us to operate a bank account. Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate. यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार से पटवारी परीक्षा की जांच की मांग की। विक्रांत भूरिया ने कहा कि राज्य सरकार पटवारी परीक्षा की सीरियस जांच सार्वजनिक करे, कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य सबको बताएं। विक्रांत भूरिया ने पटवारी परीक्षा की CBI से जांच की भी मांग की।
मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले पटवारी परीक्षा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए और उसमें आगे सीबीआई जांच होना चाहिए और जो भी परीक्षाएं रह गई हैं उन पर भी आपको जल्दी निर्णय लेना चाहिए। भोपाल में मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सभी उम्मीदवारों के नामांकन की स्क्रूटनी हुई। रिटर्निंग ऑफिसर संजय गुप्ता ने सभी नामांकन पत्रों की जांच की है। बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन माया नारोलिया का नामांकन विधि मान्य पाया गया, जबकि बंशीलाल गुर्जर, उमेश नाथ महाराज और कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह का नामांकन सही पाया गया। 20 फरवरी नाम वापसी की अंतिम तारीख है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर पहुंचे। उन्होंने शहर के विकास पर एक्शन प्लान बनाने के साथ क्रेडाई के सदस्यों के साथ भी बड़ी मीटिंग की है। कहा कि स्थानीय विधायकों की मांग पर शहर के अलग अलग स्थानों पर सब फायर स्टेशन बनाने पर सहमति दी गई। आगामी दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। विमानतल के पास मौजूद एशिया के सबसे बड़े अर्बन नेचर पार्क डुमना को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने पर एक बड़ी कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके लिए महापौर के साथ मिलकर बेहतर ढंग से इसमें बजट में समाहित कर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से क्रियान्वित किया जाएगा। जबलपुर के विकास के लिए क्रेडाई के लोग मिले थे। उन्होंने अपनी समस्या बताई है। किसी भी शहर के लिए डेवलपमेंट जो प्राइवेट डेवलपर रहते हैं उनकी सहजता, सरलता और उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और हम उनके लिए अच्छा फैसिलिटेशन देंगे जिससे जबलपुर का विकास हो। अर्बन फॉरेस्ट टूरिज्म की कोई योजना बनाने के लिए मैंने महापौर जी से कहा है, उसमें राज्य शासन उसमें मदद करेगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा अब तक 12 से ज्यादा पेपर इसमें हो चुके हैं। इस बार परीक्षा 1 महीने पहले आयोजित की गई। इसके परिणाम भी 1 महीने पहले जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी गई। 15 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी हो जाएंगे। पहले चरण का मूल्यांकन 22 फरवरी से शुरू होगा। प्रदेश के 25,000 और भोपाल जिले से 1800 टीचर्स को इसमें लगाया जाएगा। इस साल दोनों कक्षाओं में तकरीबन 17 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। पूरी तैयारी है और जैसे जैसे एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं तो उनके जो आंसर शीट्स हैं वो भी हमारे जो मूल्यांकन केंद्र हैं उस पे हम शिफ्ट करते जा रहे हैं और हम बहुत ही जल्दी मूल्यांकन का भी काम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये कार्य पूर्ण होकर के और अप्रैल के 2nd वीक तक हम रिजल्ट दे पाएँ। और अब बात आस्था स्पेशल ट्रेन की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए यह स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। 1344 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए जो प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। रवाना होने से पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पर अयोध्या जाने वाले यात्रियों का स्वागत हुआ। फूलों की बरसात की गई उन पर। यात्री स्टेशन पर नाचते गाते झूमते नजर आए हैं। प्रभु श्री राम के दर्शनों की और देश में खुशहाली उसकी कामना के साथ में आज इन सभी को विदा किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अयोध्या के लिए एक ट्रेन जो है पूरी ट्रेन रवाना हो रही है और माहौल देखिए राजधानी भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 6 का माहौल है जहाँ पर पूरा जो माहौल राममय नजर आ रहा है। लगातार राम नाम के जयकारे यहाँ पर नजर लगा रहे हैं लोग और ढोल की थाप पर लगातार झूमते गाते अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। इस तरीके से देखिए नज़ारा राजधानी भोपाल का है जहाँ पर राम के भक्त जो हैं वो अब राम की नगरी के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं, कैसे देखें कितनी भक्ति और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? हम लोग को ऐसा लग रहा है जैसा आज हम बैकुंठ जा रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए 500 साल से जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करा है आज उसका पुण्य हम लोग को मिल रहा है। दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, लगातार नाचते गाते हुए लोग यहाँ से जो है वो रवाना हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेन के अंदर में भी बैठे हुए हैं और जब ट्रेन यहाँ
रवाना होगी तो उज्जैन के लिए रवाना होंगे। पूरी एक ट्रेन के साथ में आप लोग अयोध्या जा रहे हैं, कितना उत्साह और उमंग दिख रहा है और देश में क्या माहौल आप देख रहे हैं? भाई साहब देख रहे हैं कि बड़े लोगों में, हिंदू जनमानस में बहुत खुशी और उत्साह और उमंग का जो 22 जनवरी के बाद से प्रभु के दर्शन की इच्छा है और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमें प्रभु की खुली आंखों से साक्षात दर्शन करने को मिलेगा। इसके लिए मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हीं सभी हिंदू भाइयों को शुभकामनाएं देती हूँ, उनकी यात्रा मंगलमय हो। जय जय श्री राम। तो देखिए पूरे देश का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं राममय है। आप लोग देखिए लगातार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल राममय नजर आ रहा है, भगवामय नजर आ रहा है और जिस तरीके से लोग जो है झूमते नाचते गाते यहाँ पर अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ ही साथ तीर्थ दर्शन योजना के तहत भी यात्रियों को आगामी दिनों में मध्य प्रदेश सरकार अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए भेजेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। नर्मदा जयंती का अवसर जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को अनूपपुर पहुंचे और उद्गम स्थल अमरकंटक में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, नर्मदा कुंड की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही नर्मदा उद्गम स्थल परिसर में कन्या पूजन कर भंडारे की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अमरकंटक को 21 करोड़ 15 लाख की सौगात दी। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। दर्शनार्थियों के दर्शन करने आया था, माता जी के दर्शन करने आया, पूजा अभिषेक के बाद आनंद लिया। परमात्मा करे मां नर्मदा की कृपा ऐसी बनी रहे। स्कूल के बच्चों के मानसिक विकास के लिए स्कूली शिक्षा एक बड़ा अहम पड़ाव है। वो ज्ञान का प्रकाश लेकर बौद्धिक विकास की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन अगर स्कूल में ही बच्चों को गलत तालीम दी जाए तो उनकी जिंदगी अंधकार से भर जाए, इसके पूरे आसार रहते हैं। उमरिया के सरकारी शिक्षक बड़ा अजब गजब कारनामा कर रहे हैं। शासकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम अचला में पदस्थ शिक्षक ने एक अनोखे तरीके से ही शिक्षित कर दिया बच्चों को। शिक्षक विजय सिंह बघेल पर यह आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को वे भ्रामक जानकारी देते हैं। स्कूल के छात्रों के मुताबिक शिक्षक विजय सिंह बघेल ने उन्हें बैगा जाति की उत्पत्ति का जो सिद्धांत पढ़ाया, उस हिसाब से बैगा जनजाति की उत्पत्ति डायनासोर से हुई है, जबकि वैज्ञानिक तौर से धरती पर मानव जीवन का विकास महज 2 से 3 लाख साल पहले हुआ है और डायनासोर का अस्तित्व धरती से करोड़ों साल पहले खत्म हो गया था। शिक्षक के इस भ्रामक ज्ञान से छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके परिजन भी हैरान परेशान हैं। शिक्षक की करतूत की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से कर दी है। कार्रवाई की मांग की है। डीपीसी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। हम स्कूल नहीं आएंगे, फिर ताला बंद करवा देंगे।